अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल को एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से डिस्कस करेंगे। क्या मॉलिक्यूल्स की इंटेंसिटी ऑफ मोशन टेम्परेचर के बढ़ाने से बदल जाएगी? क्या मॉलिक्यूल तेज तेज भागना शुरू कर देंगे टेम्परेचर के बढ़ाने से या स्लो भागेंगे? पोस्टुलेट नंबर 8 के मुताबिक तो जो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जानी चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बढ़ाने से। क्वांटिटेटिवली हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। आज हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के अंदर यही करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने ग्लास बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपको पोस्टुलेट नंबर 8 तो याद होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, या वो टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट केल्विन के अंदर अगर आप इंक्रीज करें तो उससे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि आपस में रिलेटेड है, इनका प्रॉपर रिलेशन है। एक चीज़ आप इंक्रीज करते हैं, दूसरी चीज़ इंक्रीज कर जाती है। आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिवली। आज हम ये प्रूव करेंगे कि वाकई ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर जो आपके पास मौजूद है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके लिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कैसे आपकी काइनेटिक यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या इंटेंसिटी ऑफ मोशन जो है मॉलिक्यूल्स की वो टेम्परेचर से रिलेट करती है। तो सबसे पहले तो हम पोस्टुलेट नंबर 8 का जिक्र करते हैं। पोस्टुलेट कहता था कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। अब बात यूं है कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स किस किस्म की मूवमेंट करते हैं, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। मैं ना यहाँ पे एक गैस का मॉलिक्यूल बनाता हूँ हीलियम का, और ये है हाइड्रोजन का, और ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है से वाटर का वेपर है। ये गैस फॉर्म में है, वाटर वेपर गैसियस स्टेट में। ओके, अब गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी 3 तरह की रखते हैं। एक तो ये होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह भागते फिरें, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल ही भाग सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी स्ट्रक्चर का हो, लीनियर हो या पिरामिडल स्ट्रक्चर का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे गैस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मैस या गैस मॉलिक्यूल खुद एक जगह से दूसरी जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम रखते हैं, भाग सकते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस में भागें, वाई एक्सिस में भागें, जेड एक्सिस में भागें। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको तीनों एक्सिस में फ्रीडम है, ये मूव कर सकते हैं। ये फ्रीडम है इनकी मूवमेंट की, चाहे वो रैंडम हो, चाहे वो वॉल ऑफ कंटेनर से जाके टकराना हो, चाहे आपस में कोलिजन हो, ये कहलाती है इनकी मूवमेंट ट्रांसलेशनल मूवमेंट, या और इससे जो एनर्जी रिलेटेड होती है वो कहलाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब ज़रूरी नहीं है कि गैस के मॉलिक्यूल भागते फिर रहे हों। वैसे फॉर गैसेज एनी हाउ हम यही कंसीडर करते हैं कि जो टेम्परेचर है ना वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की एवरेज है, या ये आपस में लिंक्ड अप है। खैर, गैस के मॉलिक्यूल्स ना वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रखते हैं। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उन गैस मॉलिक्यूल्स में होती है जो डाइएटॉमिक हो या ट्राइएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, जिनमें बॉन्ड बनाओ। वो बॉन्ड ना स्प्रिंग का काम करता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसमें कभी ये मॉलिक्यूल स्प्रिंग के कंप्रेस होने से, बॉन्ड के कंप्रेस होने से करीब आ जाएंगे, फिर रिपल्शन होगी, फिर दूर चले जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन के दो आपस में जुड़े हुए हैं एटम्स, ये इस तरह वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ज़्यादा फासले पे नहीं जा सकते, बॉन्ड नहीं ब्रेक करना, इन्फ्लुएंस में रहेंगे एक दूसरे के। तो ये यूं वाइब्रेट कर रहे होते हैं जिस तरह उनके दरमियान कोई स्प्रिंग लगाओ, बॉन्ड स्प्रिंग का काम कर रहा होता है। अब एक तो ये हो गई वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक और होती है उनमें एनर्जी, वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। गैस के मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल जो है ये
इस एक्सिस के अलॉन्ग इस तरह रोटेट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये दो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये जो दो इसकी आप यूँ समझ लें लेग्स हैं, ये वो दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, जो मेरा हाथ ऑक्सीजन है, ये इस तरह भी रोटेट कर रहे होंगे पूरे। अब समझने वाली ये बात है कि हमारे पास गैस बहुत सी किस्म की काइनेटिक एनर्जी शो करती है, लेकिन एक बात कंफर्म है कि ट्रांसलेशनल सब शो करती हैं, हीलियम ये दो नहीं शो करती। नोबल गैसेस जो हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस जो हैं, उनमें वाइब्रेशन या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता, वो ये वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं शो करती, क्योंकि उनके पास तो बॉन्ड ही नहीं होता। वाइब्रेशन के लिए तो बॉन्ड होना ज़रूरी है, और रोटेशन किसके अगेंस्ट रोटेशन करेंगे। तो मोनोएटॉमिक गैसेस सिर्फ ट्रांसलेशनल करती हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, हम ये एक चीज़ समझ लेते हैं कि हर गैस रैंडमली मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वो चारों जो एरियाज हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, अप एंड डाउन, हर जगह वो टकरा सकती है, वो हर जगह मूव कर सकती है, उसे तीनों एक्सिस में फ्रीडम है मूव करने की। अब याद रखिएगा, एक तो बात ये होगी, दूसरी बात ये होगी कि जो इंटेंसिटी ऑफ मोशन है ना, वो बढ़ जाती है अगर आप काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ा दें। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक गैस को 30 डिग्री पे रखा है और एक गैस को 300 पे रखा है, या एक गैस को आपने फॉर एग्जांपल केल्विन में अगर मैं बात करूं दोनों की, तो एक को 273 केल्विन पे रखा है, एक को 373 केल्विन पे रखा है, तो 373 केल्विन वाले के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू लोअर टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन के। हम ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले तो इसको आपस में रिलेट करते हैं, उससे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हमारे पास हर गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव कर रहे होते हैं, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड कर रहे होते हैं। इन वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करने की वजह से वो प्रेशर लगा रहे होते हैं, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। और हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के मुताबिक प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट 1/3 मास ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल c/स्क्वायर के इक्वल है। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैस के कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो वेलोसिटीज होती हैं वो सेम नहीं होती हर मॉलिक्यूल की, बल्कि डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, जिसे हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी के जरिए कैलकुलेट करते हैं। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इस तरह मॉडिफाई करना है कि एक तरफ काइनेटिक एनर्जी आ जाए, एक तरफ टेम्परेचर आ जाए। वो PV इज इक्वल टू nRT के जरिए मैं टेम्परेचर तो ला सकता हूँ। आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। फॉर 1 मोल PV इक्वल हो जाएगा RT के, कब? जब मैं मोल्स 1 ले लूँ। तो RT तो उस साइड पे आ सकता है, इस साइड पे किसी तरह काइनेटिक एनर्जी मुझे की इक्वेशन को मैंने डेवलप करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात करता हूँ कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती क्या है ऑफ गैस मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एनर्जी एसोसिएटेड विद ट्रांसलेशनल मोशन of a gas molecule is called translational kinetic energy। अब इसका वैसे तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो 1/2 mv² है। अब आप भी जानते हैं कि हम 1/2 फॉर अ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, चलें 1 m तो लिख दिया फॉर अ मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ v² नहीं लिख सकते हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, c/स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि E की इक्वेशन जो बनती है फॉर गैस वो ये होती है। हमने c/स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास मीन वैल्यू होनी चाहिए, मीन स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए। ये हमारे पास आई है इक्वेशन फॉर एवरेज ट्रांसलेशनल
काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब मैं क्या करता हूं, इसको यूज करता हूं किसमें, इक्वेशन नंबर ए के अंदर, और फिर हम ड्राइव करते हैं अपना रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। हमारे पास इक्वेशन नंबर ए क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होता है 1/3 mn(c) बार स्क्वायर। अब m भी गिवन है, c बार स्क्वायर भी गिवन है, तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाने के लिए जो गैस मॉलिक्यूल की हमने ली है 1/2 का फर्क है। 1/2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 में mc बार स्क्वायर एक तरफ ले जाता हूं, इसको 1/2 इसके साथ जोड़ देता हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मैं अगर किसी इक्वेशन को 2 से डिवाइड या 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इस इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता, और n इधर ही रहने देता हूं। अब ये वाली जो वैल्यू है फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, ये वैल्यू होती है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, जिसे मैं EK से शो कर रहा हूं, और ये किसके इक्वल आई, PV के। अब स्टूडेंट्स, एक तरफ तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, दूसरी तरफ टेम्परेचर तो आ सकता है, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हम जनरल गैस इक्वेशन की वैल्यू यूज करें, वो क्या वैल्यू थी, PV प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT के इक्वल है। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले लूं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस में ये स्टडी करना चाहूं, तो PV इज इक्वल टू nRT हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT के। कहां से मुझे ये पता लगा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यानी कि ये वाली, ये मैं इनपुट कर देता हूं इसके अंदर। अब आई मेरे पास वैल्यू RT इज इक्वल टू 2/3 NEK। आप फौरन कहेंगे सर n जो है ना, अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोई रैंडम वैल्यू नहीं रही, 1 मोल आपने कंसीडर कर लिया है तो इसका मतलब है ये एवोगैड्रोस नंबर बन गया है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस Na लिखा जाएगा, खाली n नहीं लिखा जाएगा। क्यों, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.02 10⁻23, यानी कि ये Na के इक्वल होता है, वो मैंने लिख दिया उसकी जगह Na, तो यहां पे जो n था वो Na में तब्दील हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी एक तरफ रहने दे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये 3RT ओवर ये 3R से मल्टीप्लाई 2Na। मैं ऐसा करता हूं, मैं ये जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा अलहदा करके लिखता हूं यहां पे। उसकी वजह क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट, R क्या है, कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, 2 क्या है, कांस्टेंट, एवोगैड्रोस नंबर एक स्पेसिफिक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगी। तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं सारे कांस्टेंट यानी कि ये वाला एरिया फॉर अ टाइम बिंग निगलेक्ट कर दूं, तो मेरे पास पीछे क्या बच गया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि गैस मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी असल में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर वो आराम आराम से भाग रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो तेज भागना शुरू हो जाएंगे। पहले ही ये हमने पोस्टुलेट नंबर 8 में पढ़ा था। अब हमने मैथमेटिकली इसे ड्राइव किया और प्रूफ किया कि अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, जो मैंने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का निकाला फार्मूला, वो मैं इनपुट कर दूं अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन में और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये मेरे पास आंसर आ गया। ये मुझे ये बता रहा है कि आप टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी गैस मॉलिक्यूल की। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई गैस 30 केल्विन पे है तो वो 300 केल्विन का मुकाबला कर ले इंटेंसिटी ऑफ मोशन में, भागने, स्पीड, वेलोसिटी, मूवमेंट करने की इंटेंसिटी की क्वालिटी से। लिहाजा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो EK की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। दिस इज नाउ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब स्टूडेंट्स, बात यूं है कि ये तो हमने रिलेट कर दिया गैसेस में या लिक्विड्स के अंदर
जो टेम्परेचर होता है ना वो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का मेजर होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक हॉट बॉडी, ये मैं जो पिंक कलर से बना रहा हूं ये हॉट बॉडी है, इसके मॉलिक्यूल ना बहुत जबरदस्त इंटेंसिटी ऑफ मोशन रखते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि इनकी मूवमेंट कितनी दूर दूर तक है। अगर मैं इसमें कोई कोल्ड बॉडी मिक्स कर दूंगा, ये ले मैंने कोल्ड बॉडी मिक्स कर दी ग्रीन कलर की, ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल जो है कोल्ड बॉडी के, ये स्लो स्लो मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही एक कोल्ड बॉडी का मॉलिक्यूल एक हॉट बॉडी के हाई इंटेंसिटी के साथ मूव करने वाले मॉलिक्यूल के सामने आया तो ये इससे कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इसको डिलीवर कर देगा ड्यू टू कोलिजन। होगा यूं, ये आपस में कोलाइड करते जाएंगे। हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल से कोलाइड करते जाएंगे, एनर्जी डिलीवर होती जाएगी अनटिल अनलेस ये इक्वल नहीं हो जाती दोनों में। यानी कि शुरू में जब आपने दोनों को मिक्स किया, पानी के ग्लास की एग्जांपल ले लें, जब आपने पानी का गर्म ग्लास की एक खास अमाउंट ठंडे ग्लास के अंदर डाली तो गर्म ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से मूव कर रहे थे, वो जाकर टकराए कोल्ड मॉलिक्यूल से, उन्होंने अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करना शुरू कर दी थोड़ी। एक टाइम के बाद लेवल हो गई दोनों की एनर्जी। क्यों? दोनों ने होमोजीनियस एनर्जी, यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर ली अमंग द ग्लास। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। अगर मॉलिक्यूल भाग के ना जाता और ना टकराता तो दूसरे का टेम्परेचर ना बढ़ा पाता, क्यों? उसको एनर्जी ना दे पाता। गैसेज और लिक्विड में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज द रीजन टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अदर, और बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर दे ट्रांसफर एनर्जी बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर। अब बात तो यहाँ तक सही है। सॉलिड में क्या खराबी है? सॉलिड में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, दे ओनली हैव वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब वो अपनी खास जगह पे टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन पे टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो उनकी टू एंड फ्रो जो मूवमेंट है ना वो बढ़ जाती है। ये ले, ये मैंने बढ़ा दी। अब होगा क्या कि उनकी विसिनिटी में, इलाके में जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा जो साथ पड़ा है, एटम जो उनके बिल्कुल साथ पड़ा है, वो से जाकर टकराएंगे और अपनी एनर्जी थोड़ी सी उसको दे देंगे। इस तरह एनर्जी वो आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये एक रोड है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं और ये अपनी जगह पे हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे हैं। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट किया इस जगह को। टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गई, उनकी वाइब्रेशन तेज हो गई, उन्होंने कोलाइड करना शुरू कर दिया। किन से? अपने से नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स के साथ। जब उन्होंने अपने से नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करना शुरू किया तो उनको एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो यहाँ पे अकुमुलेट हो रही थी वो आगे ट्रांसफर होना शुरू हो गई और यहाँ तक पहुंचकर पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो सॉलिड में ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल तो नहीं होती कि मॉलिक्यूल इधर आया और इधर चला गया। वो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं और वो अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल से टकरा के उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इस तरह हीट सॉलिड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चली जाती है जब कोलिजन होती रहती है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक एनिमेशन देखते हैं ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक मेटल का रॉड है। ये देखें, एक साइड पे आपने उसे हीट करना शुरू किया। जब आपने उसे हीट करना शुरू किया तो उसकी वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की पहले कम थी, अब ज्यादा होना शुरू हो गई। जैसे जैसे मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन ज्यादा होना शुरू हुई वो अगले मॉलिक्यूल से टकराना शुरू हो गए, उसको एनर्जी देना शुरू हो गए। वो जो नेक्स्ट उससे मॉलिक्यूल थे वो उनसे अगले से टकराना शुरू हो गए, वो जो नेक्स्ट है वो उनसे अगले से टकराना शुरू हो गए। तो एनर्जी ट्रांसफर होना शुरू होगी फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। अब गैसेस में देखते हैं, ये है एक कंटेनर, इसके दरमियान में मैंने पार्टीशन लगाई हुई है। इस तरफ जो गैस है इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, दूसरी तरफ जो गैस है उसका टेम्परेचर है 30 केल्विन। मैंने इसमें पार्टीशन रिमूव कर दी। 300 केल्विन वाले गैस के मॉलिक्यूल की आप इंटेंसिटी चेक करें कितनी ज़्यादा है मूव करने की। वो जाके टकराए 30 केल्विन वाले गैस के मॉलिक्यूल से और उनको एनर्जी देना शुरू किया। आपने गौर किया वो जो
स्लो मूव कर रहे थे मॉलिक्यूल, जैसे ही वो इनसे एनर्जी थोड़ी थोड़ी ट्रांसफर हुई उन तक, वो भी तेज मूव करना शुरू कर दिए। आहिस्ता आहिस्ता देखें उनकी मूवमेंट एक जैसी बराबर हो गई, यानी कि अब एनर्जी यूनिफॉर्मली ट्रांसफर हो गई है। एक मॉलिक्यूल की जो हाई थी वो दूसरे को उसने कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर दिया है। तो गैस मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी द रीजन टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन gas molecule to other by colliding, and here the vibrational kinetic energy increases when you increase temperature, and they vibrate with the more intensity, and they transfer the energy by colliding with other molecule। तो उसको वो वाइब्रेट करते हुए टकराते हैं, उसको एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। यहां पे एक आखिरी मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टूडेंट्स ये चीज जो है ना, ये आपने अच्छी तरह समझ लेनी है। एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन। स्टूडेंट ये मैंने लिया है एब्सोल्यूट 0 केल्विन की बात करते हैं। काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो कम होती जाएगी टेम्परेचर कम करने पे। व्हाट इफ मैं टेम्परेचर 0 केल्विन पे ले जाऊं, इंतहा पर ले जाऊं, एब्सोल्यूट 0 इंतहाई 0, जिसपे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। आइडियली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। जब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो होगा यूं कि जो गैस मॉलिक्यूल भाग फिर रहे थे वो अब नहीं भाग सकेंगे, उनकी मोशन सीज हो जाएगी, रुक जाएगी। थ्योरेटिकली उनको रुक जाना चाहिए, कहां पे? 0 केल्विन पे। तो एब्सोल्यूट 0 वो टेम्परेचर है जिस पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल खत्म हो जाती है, वो रुक जाते हैं, वो चल फिर नहीं पाते, वो भाग नहीं पाते। तो अगर वो भाग नहीं पाएंगे तो हम कहेंगे उनकी मोशन सीज हो गई है। क्यों सीज हो गई है? 0 केल्विन पे उनकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, यानी कि भागने की जो सकत है जिस एनर्जी की वजह से थी उनमें, वो 0 हो जाती है। ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इनको रिलेट करते हैं। देखें 0 केल्विन 0 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थ्योरेटिकली, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थ्योरेटिकली, तो इसका मतलब मोशन सीज होगी। लेकिन असल में अभी तक 0 केल्विन अचीव नहीं हो पाया। हमने कहां तक अचीव किया है? 0.00001 केल्विन, जिसको बुक में 10⁻⁻5 केल्विन लिखा हुआ है। 10⁻⁻5 केल्विन का मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है, बल्कि एक ऐसी वैल्यू है जिसका 0.401 केल्विन कह सकते हैं। 10⁻⁻5 का मतलब हरगिज नेगेटिव वैल्यू नहीं है। 0 केल्विन एक इंतहा है, उससे नीचे नहीं जा पाते आप। 0 केल्विन पे तमाम आइडियली थ्योरी में तमाम मूवमेंट्स जो हैं गैस मॉलिक्यूल की वो रुक जानी चाहिए, वो अपनी जगह पे स्टे करना चाहिए, उसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि भागने की सकत उनकी खत्म हो जानी चाहिए। हमने अभी तक 10⁻⁻5 केल्विन तक अचीव कर लिया है। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में ये अक्सर एमसीक्यू के तौर पे आता है कि आप बताएं कि वो कौन सा मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है जो हमने अचीव किया है, दैट इज 10⁻⁻5 केल्विन। और ये 10⁻⁻5 केल्विन 0.0001 केल्विन को कहते हैं। दैट डजंट मीन कि ये नेगेटिव वैल्यू है, इट्स अ डेसिमल वैल्यू। स्टूडेंट ये एमसीक्यू के तौर पे जरूर याद रखिएगा। मैं सिर्फ 2 मिनट में ओवरव्यू दे रहा हूं। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को क्वांटिटेटिवली प्रूव करना है कि ये किस तरह आपस में रिलेट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मोशन बढ़ जाती है अगर काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा दें। किसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल अगर एक कंटेनर में ज़्यादा है तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ मोशन ज़्यादा होगी। गैस मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल तीनों एनर्जीज रखते हैं। टेम्परेचर को समहाउ हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोनोएटॉमिक गैसेस के पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं होती कि वो मोनोएटॉमिक होती हैं, बॉन्ड नहीं बनाती। और हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं। इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के तौर पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपके नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। समहाउ हम
जितनी भी गैसेज हैं हमारे पास वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रखती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हम टेम्परेचर की मैयर को समझते हैं कि जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। उसको प्रूव करने के लिए हमने एक मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला काइनेटिक गैस इक्वेशन में इनपुट किया और काइनेटिक गैस इक्वेशन के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन की वैल्यू इनपुट करके टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया। वहाँ से हमें पता लगा कि टेम्परेचर जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाई जाओ, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। गैसेस या लिक्विड अपनी ट्रांसलेशनल मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कोलाइड करके एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को। सॉलिड में वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होती है। 0 केल्विन पे थ्योरेटिकली एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 0 हो जानी चाहिए, तो उसे मूव ही नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, डेड हो जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ट्रांसलेशन, कि वो इधर अगर गैस का मॉलिक्यूल है तो वो इधर ना जा पाए। लेकिन दिस इज ओनली थ्योरी, हमने अभी तक 10⁻⁵ केल्विन अचीव किया है और 10⁻⁵ केल्विन इज एक्चुअली 0.0001 केल्विन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। मुझे उम्मीद है आप ये प्रूव कर लेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि कैसे दो डिफरेंट बॉडीज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर आपस में हीट एक्सचेंज करती हैं, एनर्जी एक्सचेंज करती हैं थ्रू द कोलिजन्स। सॉलिड जब एक साइड से गर्म किया जाए तो कैसे वाइब्रेशन के जरिए हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाती है उस रॉड के अंदर जिसको एक साइड से आप हीट कर रहे हैं। गैस के अंदर कितनी टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस तरह कैलकुलेट की जाती है, और आपने एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी सीख लिया होगा। इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है। याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो हम अभी तक मिनिमम इंतहा तक पहुंच सके हैं वो है 10⁻⁵ केल्विन, यानी कि 0.00001 केल्विन, यानी कि 0 के बाद डेसिमल और फिर 4 दफ़ा 0 लिख के 1 केल्विन, 10⁻⁵ केल्विन। 0 केल्विन अभी तक अचीव नहीं हुआ है। थ्योरी में उसका मतलब ये है कि उस टेम्परेचर पे हर मूवमेंट जो गैस की ट्रांसलेटरी मूवमेंट है, यानी कि हर गैस का मॉलिक्यूल सीज हो जाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।